तो ये पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट वो भी क्रिटिकल केयर देखते हैं, तो क्या फ़र्क है? जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, जैसे जैसे फैसिलिटी डेवलप हुई, नाउ क्रिटिकल केयर मेडिसिन बीइंग प्रैक्टिस बाय आइदर मेडिसिन पीपल, आइदर पल्मोलॉजिस्ट पीपल और एनेस्थीसिया पीपल। तो लेमैन की टर्म में माना जाए तो आपको एक तरह से वेंटिलेटर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं सर। हाँ, क्योंकि हमारा काम बिना वेंटिलेटर के नहीं चल सकता, ये बिल्कुल सही है। सर, ये वेंटिलेटर क्या होता है? बेसिकली जब हम बात करते हैं क्रिटिकल केयर की, तो जैसे हम शब्द से समझता है क्रिटिकल केयर यानी कि समवन इज सीरियस, उस सीरियसनेस को हमें हैंडल करना है। सर्वाइवल के जैसे हम जानते हैं 2 चीज़ चाहिए, एक ऑक्सीजन और एक बीपी। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जब ऐसी क्रिटिकल इलनेस आती है तो मोस्टली आपने सुना होगा बीपी इनका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बीपी नहीं आ रहा है, तो दे आर सर्टेन मेडिकेशन जो कि बीपी को बढ़ाती हैं। कोविड के दिन याद आ रहे हैं सर, जिसमें हम वो SpO2 लेते थे, तो वो कितना गिर जाए कि फिर गिर जाता है तो फिर वेंटिलेटर की एक तरह से माने लेमैन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आप कह रहे हैं 88 से कम एक सीरियस सिचुएशन आ जाती है, तो 95 से 88 आने में मतलब कि डिपेंडिंग ऑन डिजीज़ क्या कुछ घंटे लगते हैं कि कुछ दिन लग जाते हैं? आम लोग की जो वेंटिलेटर है वो उसको हम कहते हैं इन्वेसिव वेंटिलेटर, उसी की दूसरी कैटेगरी आती है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। कई पेशेंटों को आप लोग जब देखते हैं हॉस्पिटल में एक मास्क बना रहता है, कि लोगों को ये समझना है कि वेंटिलेटर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, लेकिन आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपके ट्रीटिंग फिजिशियन का। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, जो पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर के हेड हैं एट संतोष हॉस्पिटल। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। कुछ अपने बारे में बताइए सर। सर, जैसा आपने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। आई एम ए प्रैक्टिसिंग पल्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट संतोष हॉस्पिटल। इससे पहले प्रीवियस अटैचमेंट में आई वाज हेडिंग द बत्रा हॉस्पिटल, एंड प्रायर अटैचमेंट आई वाज वर्किंग विद द अपोलो ग्रुप एंड वाज वर्किंग द अपोलो चेन्नई, देन अपोलो हॉस्पिटल कैलकाटा, एंड फाइनली आई एम विद द संतोष ग्रुप फॉर लास्ट 3.5 ईयर। सो अभी क्रिटिकल केयर पल्मोनरी डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। तो ये पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट वो भी क्रिटिकल केयर देखते हैं, तो क्या फ़र्क है? करेक्ट। तो बेसिकली इंडिया में क्रिटिकल केयर हैज़ डेवलप्ड अ वेरी लॉन्ग वे। तो इनिशियली कुछ सालों पहले तक सिर्फ एनेस्थेटिक्स वाज सपोज टू बी। जैसा हम लोगों ने कोविड के टाइम में भी देखा कि लोगों ने एनेस्थेटिक्स को पहचाना। अदरवाइज एनेस्थेटिक्स का काम यही माना जाता था कि ऑपरेशन के टाइम पे सहायता करना, ऑपरेशन को सुचारू रूप से करवाना, जबकि दे हैव बीन ए बैकबोन ऑफ द क्रिटिकल केयर इन डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल केयर इन द इंडिया पर से। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, जैसे जैसे फैसिलिटी डेवलप हुई, नाउ क्रिटिकल केयर मेडिसिन बीइंग प्रैक्टिस बाय आइदर मेडिसिन पीपल, आइदर पल्मोलॉजिस्ट पीपल और एनेस्थीसिया पीपल हु हैव बीन स्पेशली ट्रेन्ड इन द क्रिटिकल केयर मेडिसिन। आज से यदि हम 15 साल पीछे जाएं तो केवल एनेस्थेटिस्ट ही होते थे जो मोस्टली वेंटिलेटर पे लेना, सीरियस इशू के लिए जो प्रोसीजर है उनको कम करने की कम्पिटेंसी रखते थे। ओवर ए टाइम जैसे जैसे एजुकेशन लेवल एंड स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंडिया में करेंटली दे आर द 3 ब्रांचेस विच आर स्पेशली ट्रेन्ड इन टेकिंग केयर ऑफ द क्रिटिकल केयर मेडिसिन। और आज की तारीख में नाउ वी डू हैव ए DM, DNB क्रिटिकल केयर एंड फेलोशिप क्रिटिकल केयर विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रैक्टिस क्रिटिकल केयर इन द इंडिया। ओके, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो लेमैन की टर्म में माना जाए तो आपको एक तरह से वेंटिलेटर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं सर। हाँ, क्योंकि हमारा काम बिना वेंटिलेटर के नहीं चल सकता, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो सर ये वेंटिलेटर क्या होता है? बेसिकली जब हम बात करते हैं क्रिटिकल केयर की, तो जैसे हम शब्द से समझता है क्रिटिकल केयर यानी कि समवन इज सीरियस, उस सीरियसनेस को हमें हैंडल करना है। उस सीरियसनेस में इट डिपेंड कि अंडरलाइंग डिसीज क्या है जिसकी वजह से वो पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन क्रिटिकल केयर में आई है और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से वो गुजर रहा है। उस चीज़ को हैंडल करने की योग्यता क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट में होती है। उस समय ये टर्म आता है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर ऐसा नहीं है, कोविड के बाद डेफिनेटली आम जनमानस में वेंटिलेटर को लेके भी जागरूकता बढ़ गई है। नाउ एवरीवन इन द कॉर्नर नोज कि वेंटिलेटर कुछ होता है, कि कोविड में वेंटिलेटर की कमियां पड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। जबकि यदि हम डेट बैक बात करें तो इट्स वाज 1928 when the first time ventilator named as a iron lung was used. It was the ventilator which used to work with the negative pressures, especially in the polio patient. तो वेंटिलेटर जब बात करते हैं तो हमें ऐसे समझना है
आम भाषा में हमें डायलिसिस समझता है। डायलिसिस क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है। जब आपकी किडनी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है तो वो एक मशीन या फैसिलिटी या टेक्नोलॉजी है जो किडनी के काम को सपोर्ट करती है। इसी तरह जब हमारा लंग्स काम नहीं करता उस समय जो मशीन उस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकती है या उसकी कंपिटेंसी रखती है, उस मशीन को वेंटिलेटर कहते हैं। आधुनिक समय में वेंटिलेटर की डिफरेंट रेंज। वेंटिलेटर अब एक सिर्फ शब्द नहीं रह गया है, देयर सो मैनी वेरिएंट ऑफ द वेंटिलेटर। तो सबसे पहले वेंटिलेटर क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हमें ज़रूरत पड़ रही है। आई थिंक ये सबसे कॉमन सवाल होगा हर किसी का जो जानने में इच्छुक होगा। तो वेंटिलेटर में समझना है कि वेन एवर वी आर डीलिंग द रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि लंग्स फेलियर से डील कर रहे हैं, तो साइंटिफिकली लंग्स फेलियर क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। Absolutely. तो लंग्स फेलियर क्या है? जब आप और मैं सांस ले रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, तो वी आर ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेटिंग CO2, यानी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। इसमें जब भी डिसबैलेंस होगा तो उसको मेडिकली लेबल करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। अब जब रेस्पिरेटरी फेलियर है तो आप और हम सांस क्यों ले रहे हैं? हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को मीट करना। जब ये डिमांड मीट नहीं करेगी तो आदमी का सुचारू रूप से उसको कंपनसेट करेगा तेज सांस लेना। तो अनफॉर्चुनेटली आपका भी कभी एनकाउंटर हुआ होगा, कभी परिजन की इमरजेंसी में पहुंचे तुरंत वेंटिलेटर पर ले लिया, तो ये तभी होता है जब पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है। दूसरा, पेशेंट होश में नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि जब आप और मैं बात कर रहे हैं हमारा सेंट्रल सर्विस से कंट्रोल है कि हमारे टंग पे कंट्रोल है। टंग बैकफॉल करेगी तो रास्ता बंद हो जाएगा। यदि रास्ता बंद हो जाएगा तो अगले 8 से 10 मिनट में इट विल लीड टू कार्डियक अरेस्ट। तो इन चीज़ों से जो हैंडल करने की मशीन है वो है वेंटिलेटर। तो जब भी हम रेस्पिरेटरी फेलियर से डील कर रहे हैं, अब वो भी मेडिकली है, थोड़ा टाइप 1 है, टाइप 2 है, न्यूरोलॉजिकल कॉज है या प्राइमरी लंग डिसीज है, बीमारी शुरुआत कहीं से हुई, जब वो लंग्स को अफेक्ट करेगी और जब भी ये बैलेंस ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकलना मिसमैच होगा, तब इस कंडीशन में यदि कोई मशीन सपोर्ट कर सकती है जो कि लंग्स का काम करेगी, उसमें समय में हमें वेंटिलेटर हेल्प करता है। वेंटिलेटर लगाने से बीमारी सही नहीं हो रही है, हमें ये समझना है। वेंटिलेटर जैसे मैंने कहा कि डायलिसिस की तरह सपोर्ट कर रही है किडनी, ऐसे ही वेंटिलेटर वो काम कर रही है जो लंग्स को करना था। तो इट इज़ एक्चुअली गिविंग द रेस्ट टू योर लंग्स, और वो हमें समय दे रही है कि उस क्रिटिकल इलनेस से लड़ने की जो हमें समय चाहिए उसको बाय आउट करने में हेल्पिंग एक एड बन जाता है। जब तक आप डिजीज को ठीक कर रहे हैं तब Correct. तक आप पेशेंट की लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें सर्वाइवल के लिए हम जानते हैं 2 चीज़ चाहिए, एक ऑक्सीजन और एक BP। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जब ऐसी क्रिटिकल इलनेस आती है तो मोस्टली आपने सुना होगा BP इनका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, BP नहीं आ रहा है, तो दे आर सर्टेन मेडिकेशन जो कि BP को बढ़ाती हैं, जिनको हम आइनोट्रोप और वैसोप्रेसर कहते हैं। सेम टाइम सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजनेशन चाहिए, कम से कम वो मिनिमम टारगेट्स अचीव होना चाहिए इस पर कि शरीर की फिजियोलॉजी सर्वाइव करे। उन टारगेट को रीच करने में ये मशीन हमें हेल्प करती है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो आपकी बातों से वो कोविड के दिन याद आ रहे हैं सर, जिसमें हम वो SpO2 लेते थे, तो वो कितना गिर जाए कि फिर गिर जाता है तो फिर वेंटिलेटर की एक तरह से माने लेमैन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको मैं समझेंगे कि जैसे मैंने कहा रेस्पिरेटरी फेलियर हम कह रहे हैं, लंग्स फेलियर, तभी वेंटिलेटर क्वेश्चन आता है। तो लंग्स फेलियर के 2 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 ब्रॉडली, अदरवाइज तो मेडिकली 4 टाइप्स होते हैं। तो जब टाइप 1 का मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो आपका क्वेश्चन है। दूसरा है टाइप 2, इसमें कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है। तो जो एक नॉर्मल वैल्यू है हमें सर्वाइवल के लिए और शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 88 इज द रफ कट ऑफ मार्क। ये भी डिपेंड करता है कि जो रेस्पिरेटरी फेलियर है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, यानी कोई ऐसी पुरानी डिसीज है जिसकी वजह से लंग्स फेलियर में रहते थे, यानी कि लंग्स को हमेशा ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती थी। तो आपने सुना होगा ना, एथलीट्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उन लोगों के सैचुरेशन जब हमसे कंपेयर करेंगे, आपका मेरा 96, 97 होगा, उन लोगों का 90, 92, 88, क्योंकि उनकी बॉडी एडेप्ट हो जाती है। ये वो पॉपुलेशन हो जाती है जो इस हाइपोक्सिया को टॉलरेट कर लेती है। तो बेसिकली ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपकी जो डिसीज का नेचर है वो एक्यूट है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, या इट्स ए क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। अब यदि ये वैल्यू SpO2 की मोटा मोटा 88 से कम है तो हम इसको रेस्पिरेटरी फेलियर मानते हैं। जब भी ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आदमी की सांस फूलने लगेगी, जिसको मेडिकल कहते हैं वर्क ऑफ ब्रीथिंग। तो वेंटिलेटर सिर्फ ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाएगा, ऑक्सीजन एक उसका
कंपोनेंट है कि हम ऑक्सीजन उसमें 100% दे सकते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। सेम टाइम में समझना है कि जैसे कोई घोड़ा है, वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते थक रहा है, तो एक मोमेंट पे जाके ही विल कोलैप्स। सेम अप्लाई टू ह्यूमन बॉडी कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, पेशेंट की सांस फूलने लगी, तेज तेज सांस लेने लगा, वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ रही है, एक लिमिट आएगी थ्रेशोल्ड जब बॉडी गिव अवे कर देगी, और यदि उस टाइम तक आपने डिसीजन नहीं लिया तो इट विल लीड टू कार्डियक अरेस्ट एंड अल्टीमेट डिवाइस। तो उस मूवमेंट पे क्रूशियल हो जाता है कि क्या हम वेंटिलेटर सपोर्ट लें। थोड़ा ये भी डाउट और क्वेश्चन रहता है लोगों के माइंड में कि जैसे आप कह रहे हैं 88 से कम एक सीरियस सिचुएशन आ जाती है, तो 95 से 88 आने में मतलब कि डिपेंडिंग ऑन डिजीज़ क्या कुछ घंटे लगते हैं कि कुछ दिन लग जाते हैं, तो कितना फास्ट हो जाता है सर ये? सो वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। और ये इसलिए और जरूरी हो जाता है कि कोविड के बाद के एरा में जो हमने देखे हैं, जो वायरल म्यूटेशन हुए हैं, जैसे अभी भी हम लोग अपनी रेगुलर ओपीडी में आईसीयू में पेशेंट देखना, दे आर कमिंग द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। या कोविड में हुआ था कि एक वायरस आया, लंग्स को अफेक्ट किया, एंड सडनली जो पेशेंट ठीक था, ऑक्सीजन लेवल इतना डिप हुआ, पेशेंट समटाइम डाइड आल्सो। सो दिस इज लेवल एज द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर विच समटाइम लीड टू ARDS। तो ये चीज़ें 5 से 6 घंटे में भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत वैलिड इसलिए हो जाता है कि इट्स नॉट द ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सैचुरेशन। हो सकता है आपने सुबह देखा था, आपको 5 दिन से सर्दी जुकाम चल रहा था, और आपने जब सैचुरेशन देखा तो इट्स 92, 94, लेकिन आपको शाम होते होते ये कब 86 हो गया, कब 80 हो गया। तो इसमें ज़्यादा जो मैं मैसेज देना चाहूँगा ये है कि रादर देन डिपेंडिंग ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, आपको ये समझना है कि कोई भी सर्दी जुकाम एक रूटीन बीमारी है जिसके आज नहीं हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन जब आपको लगे चेस्ट में कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हाई चांसेस लीडिंग टू निमोनिया फॉर्मेशन। उस समय पे ये लंग्स को अफेक्ट करने लग गया है, उस टाइम पे मेडिकल सहायता तुरंत ले लें, क्योंकि वंस द चेंजेस स्टार्ट, जैसे कास्केड ऑफ द इन्फ्लेमेशन, वो जब सीन में आ जाता है तो इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड देन इट लीड टू अल्टीमेट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमें नंबर से ज़्यादा इस पे करना है। ये थोड़ा भी लगता है कि रूटीन सर्दी जुकाम हुआ, उसके साथ सांस फूलने लगा है, तो तुरंत आप अपने जो भी कंसल्टेंट हो, मेडिसिन, चेस्ट फिजिशियन अवेलेबल हों, उनसे आप मिलें और एक एक्सरे करके कहीं निमोनिया तो नहीं बनना है, क्योंकि वंस निमोनिया इज स्टार्टेड इट इज़ बाउंड टू प्रोग्रेस एंड देन इट लीड टू अल्टीमेट डिमाइस। ओके, तो अब सर हम वापस अपनी अगर संस्था पे आएँ, संतोष हॉस्पिटल में, कुछ हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, क्रिटिकल केयर के बारे में। हमारे पास वेंटिलेटर हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, और इन सब का क्या सक्सेस रेट रहता है सर? So, sir, फॉर्चुनेटली द संतोष हॉस्पिटल पर से आई थिंक इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा आईसीयू रन कर रहा है आज की तारीख में, विच इज इक्विप्ड विद अराउंड 60 बेड। वी आर हैविंग 60 बेड ऑफ आईसीयू केयर, एंड वी आर हैविंग इन हाउस 50 वेंटिलेटर। 50 उसमें वेंटिलेटर सब टाइप्स। आम लोग जो वेंटिलेटर है वो उसको हम कहते हैं इन्वेसिव वेंटिलेटर। उसी की दूसरी कैटेगरी आती है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। कई पेशेंटों को आप लोग जब देखते हैं हॉस्पिटल में एक मास्क बना रहता है, उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, जिसमें पेशेंट होश में है, बांध तक कर सकता है और समझ रहा है चीज़ों को। साथ ही यहाँ पे मास्क है, वो मशीन प्रेशर पॉजिटिव दे रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, NIV फॉर्म, नॉन इन्वेसिव। दूसरा जिसको हम आम लोग वेंटिलेटर समझते हैं वो होता है जब आपने देखा हो एक ट्यूब पड़ी रहती है, वो एक मशीन से कनेक्टेड है, दैट इज द इन्वेसिव वेंटिलेटर, जिसके लिए हम सबका कंसर्न रहता है। सो सर, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सक्सेस ऑफ वेंटिलेटर पर से डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग डिसीज, किस वजह से वेंटिलेटर पे पेशेंट गया है। जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इट कुड बी प्राइमरी लंग डिसीज पर से, कि आपके लंग्स की बीमारी से अफेक्ट हुए, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो बहुत बिगड़ा हुआ अस्थमा या COPD का एक्सरवेशन हो, चाहे कुछ बीमारी होती है जैसे लंग डिसीज हो, जिसमें कि प्राइमरी डिसीज लंग्स को अफेक्ट करती है। ये एक डिफरेंट सबसेट हो जाता है। दूसरा, जब भी बीमारी समय के साथ बढ़ती है, तो चाहे वो किडनी का इन्फेक्शन हो, चाहे वो किसी और ऑर्गन का हो, जिसको हम नॉर्मली मल्टी ऑर्गन फेलियर के नाम से कॉमनली जानते हैं, उसमें अल्टीमेटली लंग्स आर अफेक्टेड। तो ये इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट किस बीमारी से पड़ी, क्योंकि जो बीमारी रिकवरेबल होगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि वेंटिलेटर आपको समय बाय कर रहा है जिसमें कि बीमारी का इलाज होना है, कर सकें। तो इट डिपेंड्स, इज वेरी स्पेसिफिक टू द डिसीज पर से, रादर देन गिविंग ए नंबर। समटाइम इट्स 100% लाइक इन द हार्ट फेलियर,
Okay. वेंटिलेटर वंडरफुल, ओके आई हार्डली सी लेस देन 3% मॉर्टलिटी। ओके पेशेंट हार्ट फेलियर होता है, लंग्स पे फ्लडिंग हो जाती है, पेशेंट को इमरजेंसी में वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। पूरा एक्सरे आप देखें, इट्स लुक लाइक ए निमोनिया, चारों तरफ Okay. जहाँ काला काला लंग्स अच्छा होता है वो वाइट हो चुका होता है, Okay. यहाँ पे ऑक्सीजन हो नहीं रहा है। आप ओवरनाइट वेंटिलेटर पे रह रहे होते हैं, जरूरत के हिसाब से कई बार लंबा समय लगता है, बट वो फ्लूइड रिप्लेस करता है क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एंड इन 1 or 2 days यू आर कम आउट। कुछ डिसीज ऐसी हैं जिनमें कि आउटकम वाज वंडरफुल, यदि ये मशीन नहीं होती तो शायद क्या होता। कुछ बीमारी हैं जिनमें वेंटिलेटर की ड्यूरेशन, वेंटिलेटर कितना समय लगा और अंडरलाइन डिसीज की शुरुआत कहाँ से हुई, उस चीज़ों के तीनों के मिक्सर पे तब ये डिपेंड करता है कि हम वेंटिलेटर पे सक्सेस पे आएंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा हमें समझना है, वेंटिलेटर इलाज नहीं है, करेक्ट, वेंटिलेटर इलाज का हिस्सा है। जी, जैसे हमने पहले समझा आम भाषा में, डायलिसिस एक इलाज का हिस्सा है, को किडनी के काम को कर रहा है। सिमिलरली वेंटिलेटर लंग्स के काम को कर रहा है। यदि प्राइमरी डिसीज लेट से कि इट्स ए लंग मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी को वेंटिलेटर सही नहीं करेगा, टाइम बाय आउट कर लेगा, टाइम बाय आउट करेगा। यदि उसमें उस कॉम्प्लिकेशन है उसको हैंडल करने में हमारी हेल्प करेगा। इट डिपेंड ऑन दैट पार्ट। ठीक है। दूसरा एक आपको कॉमन मैन की तरफ से क्वेश्चन अगर पूछना हो कि सपोज आपने बताया कि हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट द बिगेस्ट सेंटर है जिसमें क्रिटिकल केयर किया जा रहा है। सपोज यहाँ से 1.25 घंटे दूर कोई गांव है, कोई इलाका है, रात को पेशेंट को समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग की, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे, वो क्या करे रात को 1 बजे? ओके, तो सर आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, स्पेशली जिस एरिया में हम बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास पेरिफेरी से बहुत पेशेंट आते हैं। सो जैसा आपने भी पहले शेयर किया, इट डिपेंड ऑन द रैपिडिटी ऑफ द डिसीज। कुछ बीमारियां हैं जो कि आपको 3 से 4 घंटे का भी समय नहीं देती। लेट से हार्ट अटैक सबको समझता है कि दर्द हुआ तुरंत भागना है। हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि वो लंग्स में पानी को फ्लूइड भर देता है। तो जब भी आपके सिम्टम ऐसे हो रहे हों जहाँ आप दूर बैठे हैं, तो रादर रनिंग टू द डिस्टेंट, हमेशा हमारी सलाह एज ए क्रिटिकल एक्सपर्ट ये रहती है कि जो भी नियर बाय फैसिलिटी है इक्विप्ड, आप वहाँ सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ये हो सकता है कि यदि आप उस चीज़ को 20 मिनट में अवेल करते हैं तो इट माइट बी लाइफ चेंजिंग, कि आप सर्वाइव कर जाएं। और वही चीज़ 2 घंटे डिले हो गई तो आप टर्मिनल जगह पे तो पहुंच गए जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपकी चीज़ इतनी एडवांस है कि बाय द टाइम यू रीच द इमरजेंसी नथिंग इज लेफ्ट देयर। एंड ये बहुत होता है जिसमें कि हम कॉमन टर्म यूज करते हैं ब्रॉड डेड, कि पेशेंट घर से चला था और कई बार परिजनों का होता है तो एकदम ठीक थे 2 घंटे पहले, यहाँ पे आते क्या हो गया। तो ये बहुत कॉमन एनकाउंटर प्रॉब्लम है, स्पेशली जो पेरीफेरी से पॉपुलेशन आ रही है। तो मेरी सलाह तो यही है कि जब भी हमें ऐसा एनकाउंटर हो कि हम एक टर्चरी केयर सेंटर पे पहुंचने में बहुत दूर होगा, तो जो भी आपके नियर अवेल फैसिलिटी है, क्योंकि स्पेशली हम वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि डिसीज उसी मूवमेंट पे आपको वेंटिलेटर पे लेना हो। Once you are put on ventilator and then you are being transported, it is always better rather than taking the risk all the way to get transported and getting the risk कि आप जब इमरजेंसी में पहुंचे you have already collapsed। तो आप ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर ट्रांसपोर्टेशन में भी लग सकता है? करेक्ट। सो आज की तारीख में देयर आर डिफरेंट टाइप, स्पेशली ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर इटसेल्फ, कि कुछ वेंटिलेटर इस तरह के बनाए गए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लॉजिस्टिक। छोटी एम्बुलेंस है, एरिया कन्फाइंड है, तो उसमें उनका साइज एंड फंक्शनलिटी इस तरह की रहती है कि दे कैन बी यूज्ड बाय हैंड। ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर हमारे पास है, हमारी संस्था के पास? बिल्कुल सर, एनी टर्चरी केयर हॉस्पिटल इज बाउंड टू हैव दोस। और जो भी हम लोग पेरीफेरी से पेशेंट को शिफ्ट करा रहे हैं, वी आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड ऑन दैट। हम लोगों की जो ईआर टीम है दैट इज सो इक्विप्ड वेल, एंड वी आर गेटिंग द पेशेंट ट्रांसपोर्टेड ऑन द ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर इन आवर ACLS एम्बुलेंसेस। हम कोविड में इतना सुना हमने, और पर्सनली भी सब ने लॉस बेयर की है कि वेंटिलेटर नहीं है हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। और आजकल की डेट में क्या पोजीशन है? आप जैसे कह रहे हैं हमारे यहाँ 50 वेंटिलेटर्स हैं, तो अभी कितने वेंटिलेटर्स इन यूज़ हैं? यदि जिस टाइम यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं अभी मैं हूँ, तो आई थिंक 32 पेशेंट आर ऑन द वेंटिलेटर। ओके। सो बेसिकली सर ये चीज़ कैसे हुआ, कोविड के बाद तो सारी मेडिकल संस्थाएं, होल मेडिकल यूनिट्स, उन लोगों को भी रियलाइज हुआ कि जितना भी हमारा इंफ्रा है वो कम पड़ गया। तो उसके बाद हर हॉस्पिटल ने, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने अपनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी को रैम्पंड किया।
वेंटिलेटर की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत, जैसे हमने सबको पता है ऑक्सीजन प्लांट बिकम मैंडेटरी, हम्म, इससे पहले कभी नहीं थे, हम्म, क्योंकि ये लोगों के एक्सपीरियंस के साथ ही चीजें हैं। हम कहते हैं कि नेसेसिटी द मदर इन्वेंशन। तो ऑक्सीजन प्लांट नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ, कि जब आप अपना परमिशन ले रहे हैं हॉस्पिटल या मेडिकल यूनिट चालू करने की, यू आर बाउंड टू हैव ए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। सिमिलरली लोगों ने रियलाइज किया, क्योंकि उस टाइम वेंटिलेटर के लिए लोग परेशान थे, लोगों को ये भी नहीं पता उस वेंटिलेटर से क्या होने वाला था। उनके लिए एक शब्द था कि वेंटिलेटर है या वेंटिलेटर नहीं है। तो उसके लिए जो हमने त्रासदी झेली, तो उससे हम लोगों ने ये तो डेफिनेटली अपने आप को एजुकेट कर लिया है कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि हर टर्शरी केयर सेंटर पे एक मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेंटिलेटर सपोर्ट इज देयर। इवन जहाँ नहीं भी होते हैं, जैसे हमारा ग्रुप है संतोष, हमें नहीं पता, आज हो सकता है हमारे 32 है, हो सकता है कल सुबह हो सकता है 50 के 50 यूज हो जाएं। तो वी डू हैव द अरेंजमेंट कि वी गेट द वेंटिलेटर ऑन डिमांड आल्सो। ओके, सो इट्स नॉट लाइक एक नंबर फिक्स है। ओके ओके, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनरी है, इसमें ब्रेक डाउन होते हैं, बहुत चीज मेंटेनेंस है, तो दैट सरप्लस इज बीइंग मेंटेन्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। हैविंग द पोटेंशियल कि हम मतलब कि कोई कैलामिटी आती है इधर या रिक्वायरमेंट, वी आर वेरी मच इक्विप्ड इन दैट सेंस। तो हम शॉर्ट नोटिस पे भी, इवन इफ all are occupied, हम उस we can take care of the patient. Yes. Okay. तो एक क्वेश्चन ये भी है जो कोविड टाइम में ज़्यादा उठा था कि जब वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, 50 तो हैं लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है। अब एक 70-year-old ग्रैंडफादर हैं जो वेंटिलेटर पे 15 दिन से हैं, उनका जो भी प्रोग्नोसिस हो। फिर एक स्कूल टीचर हैं जो 40 years की हैं, वो भी वेंटिलेटर में है 7-8 दिन से। फिर एक बच्चा आता है 16 साल का, उसे वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आपने ज़रूर फेस की होगी, आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड है। तो हाउ डज अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट चूज़ कि मैं किसको वेंटिलेटर दूं और किसको ना दूं, वो क्या कैसे करते हैं सर? सर बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है, एंड बाय गॉड ग्रेस फॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशन आज तक महसूस नहीं करनी पड़ी। इवन वी हैव डेल्ट विद द कोविड आल्सो, लेकिन कभी भगवान ने इस कंडीशन में नहीं डाला कि मुझे ये डिसाइड लेना पड़े कि इन दोनों को ज़रूरत है, तो इनमें से मैं किसको दूं किसको ना दूं। तो ये एक बहुत बड़ी भगवान के आशीर्वाद कहूँगा, क्योंकि ये डिसीजन लेना केवल ह्यूमन वैल्यू पे है। इट्स नॉट अ मेडिकल इशूज, इट्स ए इमोशनल इशू फॉर एनीवन। हमारा पॉडकास्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप क्या एडवाइस करोगे स्टूडेंट? इसको सर मैं दूसरी तरह से डिस्कस करना चाहूँगा कि लेट्स से कि डिसीज ऑफ नेचर, जैसे आपने कहा 70 साल के ग्रैंडफादर हैं, तो रादर देन क्वांटिफाई विद द एज, नेचर ऑफ डिसीज, यदि नेचर ऑफ डिसीज ऐसी है जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वर्सेस एक डिसीज है चाहे वो एल्डरली को है और उसकी डिसीज की रिकवरी पॉसिबल है, तो और यदि मैं इस कंडीशन में फंसता हूँ तो आई विल चूज द एल्डरली जेंटलमैन ओवर एनीवन यंग। सो आप प्रोग्नोसिस के हिसाब से देखेंगे। सो लेट्स से कोई डिसीज है जिसमें मैलिग्नेंसी, एडवांस मैलिग्नेंसी है जी, और पेशेंट को वेंटिलेटर की नीड है, उसका ऑलरेडी सर्वाइवल कंप्रोमाइज्ड है, उस कंडीशन में वो मैं बेनिफिट उस पॉपुलेशन को देना चाहूँगा जिसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल हाई है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वेंटिलेटर एक माध्यम है समय बाय करने का, इट कांट मॉडिफाई द डिसीज पर से। तो दैट्स हाउ आई विल, शायद मैं ऐसे डिसीजन लूँगा जरूरत पड़ने पे। एक सर कॉमन या लेमन लैंग्वेज में या एक ऐसा मानना रहता है कि रिश्तेदार कह रहे हैं अच्छा वो तो वेंटिलेटर पे है, तो ऐसा समझा जाता है उस टॉक से कि जैसे कि पेशेंट में नॉट सर्वाइव, तो वेंटिलेटर पर चले गया। ये इसमें कोई है सर ट्रूथ, कितना ट्रूथ है, ये मिथ है ये? सर आई थिंक ना इसके लिए जो रीज़न है दैट्स द पेनिट्रेशन ऑफ एजुकेशन। इवन आज की तारीख में स्पाइट ऑफ सो मैनी ईयर्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसिपेट नहीं हो पा रही है। ये सच है, एकदम सच है। इवन जहाँ संतोष में बैठे हैं वहाँ पे हम एटलीस्ट 60 to 70% उस पॉपुलेशन की सर्व कर रहे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन वैसी नहीं है कि उन चीज़ों को समझ सके। आज भी यही माना जाता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पर गया तो है ही नहीं। इसके दो पार्टों में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। होता क्या है कि पेशेंट आया इमरजेंसी में, डॉक्टर ने आपको बताया कि इनको वेंटिलेटर पे तुरंत लेना है, उस टाइम तो आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप कहते हैं हाँ हाँ कर लीजिए। अब आती अगली सुबह घर वाले आते हैं,
उनमें इतना नहीं होता है कि हाँ। डॉक्टर से डायरेक्ट पूछें, हाँ लेकिन उनके मन में वो शंकाएं, सवाल सब रहते हैं। तो एज वी वर ग्रोइंग आवर कैरियर वी यूज्ड टू सी स्पेशली इन द पेरिफेरल पीपल्स, वो आते तो पेशेंट को ऐसे हिलाते थे, पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर पे आंखें नहीं खोल रहा है, उसने अपने मन में ठान लिया कि पेशेंट तो है ही नहीं, एंड दैट्स हाउ दिस मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट। वो फिर अपने रिलेटिव्स को जाके बताता है, हिलाया कोई रेस्पॉन्स नहीं है, चला रहे हैं वेंटिलेटर पे, इवन कई मूवियाँ आ गई हैं कि वेंटिलेटर पे लोगों को रख के पैसा कमा रहे हैं। मैं इस मिथ को ब्रेक करना चाहूँगा, क्योंकि हमें ये समझना है वेंटिलेटर सिर्फ लंग्स का रोल निभा रहा है, वो लंग्स को वेंटिलेट कर रहा है, हार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हार्ट का फंक्शन, इवन मेडिकली भी हम किसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, देन वी डिक्लेयर एज ए क्लिनिकली डेड। तो यदि हार्ट काम कर रहा है तो चाहे कितनी भी कंडीशन खराब है, चाहे उसकी प्रोग्नोसिस खराब है, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पेशेंट जिंदा है मेडिकली। उसके लिए मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये जरूर बताना चाहूँगा कि लोगों को ये समझना है कि वेंटिलेटर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। आप आज आए, आपका एनकाउंटर पहली बार हो रहा है उस सिचुएशन से, आपके इमोशंस जुड़े हैं आपके फैमिली मेंबर से, लेकिन आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपके ट्रीटिंग फिजिशियन का। देयर शुड नॉट बी कम्युनिकेशन गैप, दिस ऑल मिसकम्युनिकेशन हैपन विच ऑफ द कम्युनिकेशन गैप। होता क्या है, 3 दिन 4 दिन तो फैमिली फिर भी अपना मनोबल बना के रखती है। जब 5वें दिन पेशेंट आंखें नहीं खोल रहा है तो आप उसके पॉइंट से समझिए, उसको मेडिकल की नहीं समझता, आप अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए उसका पेशेंट आया था, आज भी आंखें नहीं खोल रहा है, मशीनें चल रही हैं, उसका ये मानना ऑलरेडी है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे तो रहेगा ही नहीं, तो उसके मन में तो फिक्स है ये डॉक्टर कुछ तो छुपा रहे हैं। तो इस मिसकम्युनिकेशन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। फिर भी आम आदमी कैसे पता करे, उसका बहुत सिंपल तरीका है। वेंटिलेटर तो आम आदमी को नहीं समझ सकता। ये सामने आपने हमेशा देखा हो, एक मशीन ऊपर एक मशीन होती है जिसपे बीप 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 आ रही होती है, सबसे ऊपर एक लाइन होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब पेशेंट इतना सीरियस होता है तो दैट्स अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक रिदम मॉनिटरिंग। यदि वो रिदम आ रही हैं तो आपसे कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको कुछ नहीं, इसके लिए आपको डॉक्टर से भी नहीं पूछना है। यदि वो लीड्स पे मूवमेंट्स आ रही हैं हार्ट की, यानी कि पेशेंट जिंदा है। बाकी बीमारी क्या है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपका जो एक सवाल है वो आपका 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। आप आईसीयू गए, आपने देखा वेंटिलेटर पे पेशेंट बेहोश पड़ा है, आपने ऊपर देखा यदि मॉनिटर पे हार्ट की एक्टिविटी आ रही है तो पेशेंट जिंदा है। होप रख सकते हैं, होप रखना पेशेंट जिंदा है, रेस्ट एवरीथिंग टेक इट ड्यू कोर्स। सेकेंडली, लोगों का ये मानना कि वेंटिलेटर पर रखा है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सोसाइटी मॉडिफाई हो रही है या सो मैनी कंफाउंडिंग फैक्टर, पर लोगों का मानना है कि पैसे बनाने के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया। आपको ये समझना है, ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट डेड हो गया और वेंटिलेटर पे चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। तो देयर आर सम फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जो सेकंड ईयर एमबीबीएस के दिनों से पढ़ाया जाता है, राइगर मोर्टिस। यदि पेशेंट इज डेथ तो उसकी बॉडी वो चेंज आने लग जाते हैं जो कि 6 घंटे में विजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेशेंट डेथ था और वेंटिलेटर से उसको चलाते रहे। तो ये बहुत सारे मिथ हैं और वही आज हमें मौका मिल रहा है उनको डिस्कस करने का, लोगों तक को देने का। तीसरा, हमें समझना है जब वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट होता है, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। जैसे मैं अपने मुंह में यदि उंगली डालूं तो आप ही सोचिए कितनी देर टॉलरेट करेंगे, शायद 1 सेकंड भी नहीं। वेंटिलेट करने के लिए वी नेम इट एज ए एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि यहाँ से हम लंग्स के अंदर डालते हैं, उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। उसके डिफरेंट साइज रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट एंड वेट। अब ऐसा पेशेंट जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, उसको वेंटिलेटर पे ले लिया गया। उस टाइम पे पेशेंट का ब्रेन का प्रेशर ना बढ़े, पेशेंट के खुद का इंटरेक्शन हो रहा है वेंटिलेटर मशीन से। इधर से वेंटिलेटर अपने एक एल्गोरिदम मैकेनिक से सांस डिलीवर कर रही है। अब वहीं पे मानिए पेशेंट भी सांस लेने लगेगा तो दे विल काउंटर ईच अदर। उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, बैरोट्रोमा, वी माइट डिस्कस दिस ऑन सम लेटर टाइम। तो उस कॉम्प्लेक्स को रोकने के लिए हमें कई बार हाई डोज सिडेटिव मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। सिडेटिव हो गया बेहोश रखने की दवाई, जिससे कि वो पेशेंट उस चीज़ को सेंस ना करे और ब्रेन का प्रेशर या नेगेटिव आउटकम ना आए। फर्स्ट, सेम टाइम दे सम मेडिकेशन कॉल्ड रिलैक्सेंट, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लोग आके हाथ को छूते हैं और जब उनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो मान लेते हैं है ही नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। तो जो रिलैक्सेंट मेडिसिन है वो बहुत लिबरली यूज करनी पड़ती है जब पेशेंट को वेंटिलेटर रखने को, हमें पेशेंट को शिथिल रखना है।
एक तो बेहोश रखना है, वो सिडेटिव का काम हो गया। बट वंस द पेशेंट रिक्वायरिंग रिलैक्सेंट मेडिसिन, वो हमारे स्केलेटल मसल को पैरालाइज करके रखता है। तो आप कितना भी हिला लो, वो पर्पसफुल है। तो लोगों को यही समझना है कि जब वेंटिलेटर पे रादर देन मेकिंग देयर ओन जजमेंट और अपने लिए परेशानी के लिए डेवलप ए कम्युनिकेशन विद डॉक्टर। इस दुनिया में मेरा मानना है कोई भी ऐसा क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट या डॉक्टर नहीं है जो इस चीज़ को शेयर नहीं करेगा। दिक्कत ये आती है जब वो इस कम्युनिकेशन के गेट को खोलते ही नहीं है, देखते हैं, समझते हो चले जाते हैं। फिर भी इसका ब्रेक करने का छोटा तरीका है कि आप रादर देन सीइंग द वेंटिलेटर एंड द पेशेंट, सी ऑन द मॉनिटर। यदि EKG आ रहा है तो पेशेंट तो है, बाकी फिर बीमारी का इलाज होता रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो इससे जुड़ा हुआ है कि इसके साथ लेके सर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। अब मसलन प्रॉपर्टी का इशू है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है। अब सपोज इट वाज अनफोर्सीन, द फैमिली इज़ नॉट रेडी, तो उसकी आगे विल बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। पेशेंट्स को हर तरह के मेंबर्स होते हैं, कई बार पॉजिटिवली, कई बार तो ये जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मेडिको लीगली उसका क्या रहता है कि आर दे ऑथराइज्ड कि वो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट उनसे करवा सकते हो आपकी विच इज़ टेकन अप बाय द कोर्ट ऑफ लॉ? ओके, आंसर है इसका एब्सोल्युटली नो। ओके, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और शेयर करूंगा। क्योंकि जब किसी का कंसेंट लिया जाता है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेंट, और उसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पेशेंट हैज टू बी कॉन्शियस, ओरिएंटेड विद रेस्पेक्ट टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम। दैट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग द लीगल वैलिडिटी। या पेशेंट वेंटिलेटर पे है, देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग इन द बॉडी फिजियोलॉजी। तो उस टाइम पे पेशेंट का मेंटेशन हो सकता है, सेडेशन चल रहा हो, वो मेंटेशन उसको अलाउ नहीं कर सकता इसको कि आप लीगल वैलिडिटी दें कि पेशेंट जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसके और कॉम्प्लिकेटेड रूप मैंने 16 साल की प्रैक्टिस बहुत तरीके के देखे। एक छोटी स्टोरी बता रहा हूँ। वी गॉट ए पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, पेशेंट एडमिट है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, फैमिली को पैसे भी देने हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया, पेशेंट बेहोश है, 6 दिन हो गए, सेम स्टोरी। बेटा आता है, पहला कुछ नहीं है इस पेशेंट में, तो हॉस्पिटल कहेगा है, डिपेंडिंग आवर मेडिकल नॉलेज एंड द एक्सपर्टाइज, एंड वी आल्सो नो समटाइम कि अच्छा इसमें हम एंटिसिपेट पॉजिटिव कर सकते हैं। हम उसको काउंसिल कर रहे हैं कि इसमें समय लगेगा। बेटे ने ठान लिया कि ये सब गलत कह रहे हो। बेटे ने हॉस्पिटल स्टाफ से आर्ग्यूमेंट चालू करना शुरू किया। हॉस्पिटल ने एज ए रूटीन, क्योंकि सब कुछ एवरीथिंग डिपेंड द फाइनेंस, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बेटे ने बहुत सिंपल कहा, पैसा तो इन्हीं के साइन से होना है। अभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ यू आर मेडिकली बाउंड टू ट्रीट योर पेशेंट्स, बट एवरीथिंग इनवाइट द फाइनेंस। बेटा क्योंकि आपका उसमें भरोसा ही नहीं है, और वो तो मान के चल रहा है कि है नहीं, तो क्या 6 दिन हो गया ना, आंखें खोली हैं ना, आप उसको अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव उम्मीद दे पाए हो सिवाय इसके कि हमें ऐसा लगता है कि इट विल टेक ए लॉन्गर कोर्स एंड पेशेंट वाइज सर्वाइव। बट बेटे का आप पे भरोसा नहीं है, और पेशेंट बेटा कह रहा है कि मैं पैसा ही दे ही नहीं सकता, सारा पैसा बैंक में, इनका साइन लगेगा, बैंक से निकलेगा। इस चीज को टैकल करना कितना डिफिकल्ट होगा, बैंक रिलीज नहीं करेगा। तो इस केस में वी कॉन्टेक्टेड द कंसर्न बैंक मैनेजर्स। अच्छा, वी गॉट ए एफिडेविट डन। उसमें भी पेशेंट के साइन, अंगूठा, ये सब कुछ वैलिड नहीं होता। ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उनके जो भी रीजनल हेड थे, उन लोगों ने एक एफिडेविट साइन कराया कि ये पैसा रिलीज हो रहा है मेरी सहमति से, इस चीज के लिए हो रहा है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उस हालत में देने लायक नहीं। किससे साइन करवाया? हाँ, बेटे से। बेटे से। द एफिडेविट आर साइंड बाय द बेटे। ओके, क्योंकि बैंक पैसा रिलीज कर रहा है उसको। इसमें डॉक्टर का कहीं सिग्नेचर? इसमें डॉक्टर का कुछ नहीं है। डॉक्टर एक्चुअली लोगों को बहुत गलत फहमियां हैं डॉक्टर को लेके। नहीं, इसमें बैंक कोई डॉक्टर की स्टेटमेंट नहीं मांगता, कोई कागज उनसे नहीं मांगता? नहीं, ऐसा नहीं है सर। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो एवरी सर्कमस्टेंस रिक्वायर डिफरेंट सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर केस में 18वें दिन पेशेंट होश में आया। अच्छा, इस बेटे ने उस पे भी साइन करने से मना कर दिया एफिडेविट पे। अच्छा, नाउ हॉस्पिटल इन द लूप, बीइंग अ ट्रीटिंग फिजिशियन, हम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं नहीं ये बचे आएंगे। बेटा कह रहा है कि ये तो है ही नहीं, और पैसा मैं दूंगा नहीं। हॉस्पिटल के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, और द हॉस्पिटल टुक द बिलीफ इन अस। 18वें दिन पेशेंट ने आंखें खोली,
22वें दिन पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आया, फिर बेटे को बुलाया गया, बेटे को ही समझाया भी गया, डांटा भी गया हर तरीके से, क्योंकि हमारे भी इमोशन जुड़े होते हैं जी कि ये वही हैं, आप ही के पिताजी हैं, इलाज भी आप ही के पिताजी का हो रहा था। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग लेके आ गए थे। हाँ, फिर चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, बट Okay. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन इमोशन we see regularly in our critical care field. I think Okay. that's the beauty and motivating force for us. In spite of so much challenges, Challenges. आज भी जब अगले दिन जाते हैं हाँ. तो ये सोच के जाते हैं कि किसी की फैमिली का जो भी पेशेंट है हाँ, सर्वाइव करेगा तो बचा उसमें था। कहीं ना कहीं खुशी हमें भी मिलती है। Thank you, sir. It was very nice talking to you. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Thank you.